हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं दिलीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबका परिवार भी एकदम स्वस्थ होगा और आप लोग अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो आइए समय को व्यतीत न करते हुए ज़्यादातर डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोब पर खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? देशांतर। तो याद रखेंगे, जो ग्लोब पे है ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर की तरफ, यह याद रहे आपको। ऊर्ध्वाधर मतलब ये ऊपर की तरफ जो रेखाएं काल्पनिक खींची गई हैं वो क्या कहलाती है? वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब वहीं ग्लोब पर क्या है, जो क्षैतिज, यह क्या है, यह क्षैतिज क्षैतिज जो रेखाएं खींची गई हैं यह कहलाती है अक्षांश रेखा। तो याद रखेंगे ये क्या है? अक्षांश रेखा। आप लोग समझ होंगे कि देशांतर रेखा क्या है और अक्षांश रेखा क्या है। वहीं दूसरे नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो दूसरा प्रश्न है, कौन सी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है? अर्थात जो भूमध्य रेखा है उसको समकोण पे कौन सी काल्पनिक रेखा काटती है? तो देशांतर रेखा। तो देखिए ये भूमध्य रेखा है और इसके समकोण पे क्या, ये देशांतर रेखा है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह देशांतर है, वहीं जो क्षैतिज रेखा है वह क्या है? अक्षांश रेखा है। तो ये एक दूसरे को जहां पे काटती है वो क्या है? वह समकोण हो जाएगा 90 अर्थात समकोण मतलब 90 डिग्री। तो याद रखेंगे कि दोनों भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है अर्थात समकोण पर काटती है। फिर वहीं अगले प्रश्न को देखेंगे, थर्ड नंबर। तो हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अर्थात जो ये ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई है टोटल ग्लोब पे वह कितनी है? तो 360 अर्थात 360 ग्लोब पे रेखाएं खींची गई है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर फोर्थ नंबर प्रश्न को देखेंगे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे। अर्थात ये दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी को किस नाम से हम जानते हैं? तो गोरे के नाम से जानते हैं। वहीं फिफ्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न पे है, पांचवें पे, देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ है? तो विषुवत रेखा पे। अर्थात ये विषुवत रेखा है आपको ग्लोब पे, ये विषुवत रेखा होता है, इसी पे सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो विषुवत रेखा है सबसे उभरा हुआ है, तो इसीलिए क्या है, विषुवत रेखा पे ही देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर वही 6 नंबर प्रश्न, किस महासागर में 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटती है? अटलांटिक महासागर में। अर्थात जो ये अक्षांश रेखा, जो क्षैतिज रेखा है वो क्या है? अक्षांश रेखा है। वहीं जो ऊर्ध्वाधर है वो क्या है? देशांतर रेखा। तो ये दोनों जब समकोण पे काटती है तो कहाँ पे काटती है? तो अटलांटिक महासागर है वहीं पे एक दूसरे को काटती हैं। तो याद रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों कहाँ पे काटती है एक दूसरे को समकोण पे? तो अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को समकोण पे काटती है। वहीं आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो 7वां नंबर है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अर्थात जो पृथ्वी है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, तो देखिए ये फिगर में दिख रहा है आपको देशांतर रेखा में। फिगर नंबर 2 में देखिए जो राइट हैंड साइड है ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर। तो इसमें देखिए दोनों ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो ये दोनों एक दूसरे की जो मिलाती है वो कौन सी है रेखा है? तो देशांतर रेखा है। अर्थात उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आइए आप लोग देशांतर रेखा को समझ गए होंगे। फिर देखिए इस फिगर में ये देखिए ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्या है? यह भूमध्य रेखा है। अक्षांश, ये अक्षांश है, इसमें क्या है? यह 0 डिग्री से गुजर रहा है। ये क्या है? देशांतर। क्या है? देशांतर रेखा है। ये भी क्या है? ये 0 डिग्री से गुजर रहा है, एक दूसरे को समकोण पे देखिए कहां पे काट रही है? यहां पे। ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये अटलांटिक महासागर है।
यहीं पे एक दूसरे को काट रही हैं। और ये क्या है, ये देखिए प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ये क्या है, ये अपना हिंद महासागर है। ताइयो आप लोग समझ गए होंगे कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों एक दूसरे को समकोण पे कहां पे काटती है, तो अटलांटिक महासागर में काटती है। ये क्या, ये अटलांटिक महासागर, ये देखिए पूरा, ये पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर है। अर्थात ये भारत के आसपास देखिए ये क्या है, हिंद महासागर है। ताइयो आप लोग इस फिगर से अच्छे से समझ गए होंगे, अब आप लोग भूलेंगे नहीं। फिर देखिए इस फिगर में, ये फिगर नंबर फर्स्ट में देखिए, फिगर नंबर फर्स्ट में ये क्या, अक्षांश रेखाएं दी गई है। तो देखिए अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती है। देखिए क्या है, ये अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वो क्या है, भूमध्य रेखा है अर्थात विषुवत रेखा। तो याद रखेंगे। वही देशांतर रेखा देखिए, ये क्या होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो देख लीजिए ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर आइए अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 8th नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो 24 घंटे। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने, अर्थात पृथ्वी का जो अक्ष है उस पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर वही 9th नंबर प्रश्न को देखिए, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है। अर्थात आपको जैसे पता है कि ये देशांतर क्या है, क्या ऊर्ध्वाधर है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है, ठीक है। तो कितने देशांतर घूम जाती है, ठीक है, 15 डिग्री। तो याद रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घूम जाती है, तो 15 डिग्री घूम जाते हैं। सपोज करिए कि यह पृथ्वी है, अगर यह घूम रही है तो 15 डिग्री एक घंटे में घूम जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर वहीं देखेंगे 10th नंबर प्रश्न को, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है। अच्छा अभी देखा आपने कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है, तो 15 देशांतर घूम जाती है। वहीं जब एक देशांतर पृथ्वी को घूमना होता है तो कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। तो याद रखें केवल डिवाइड कर देना है, आपको मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है, तो 15 डिग्री। फिर अपने अगले प्रश्न को आप लोग देखेंगे 11th नंबर, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो याद रखेंगे पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे देखिए ये अगर पृथ्वी है तो अगर ये पश्चिम साइड है और ये पूर्व साइड है तो ऐसे घूमेगी, ऐसे देखिए ये ऐसे घूम रहा है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी किस तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे और हमारे पश्चिम की तरफ बढ़ते जाता है और सूर्योदय होता जाता है। फिर देखेंगे वहीं अपने अगले प्रश्न को 12th नंबर क्या कहता है। तो देखिए 12th नंबर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना व टोगो से कौन सी अति महत्वपूर्ण समय रेखा गुजरती है, अर्थात ग्रीनविच। देखिए जो समय का रेखा गुजरती है वो 0 डिग्री से गुजरता है, 0 डिग्री से। तो याद रखेंगे जो ग्रीनविच है वो कहाँ से गुजरता है, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना व टोगो, इन सारे देशों से होकर गुजरती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे समय रेखा जो ग्रीनविच है वो इन सारे देशों से होकर गुजरती है। फिर अपने अगले प्रश्न को देखेंगे आप लोग। तो देखिए 13 नंबर, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। याद रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से, तो इसके दाहिने का भाग क्या है, ये पूर्वी भाग, पूर्व का भाग है, पूर्व का भाग, ये पश्चिम का भाग, पश्चिम का भाग। इसलिए ये देखिए 0 डिग्री अर्थात ग्रीनविच से जो समय रेखा है इससे पूर्व की तरफ क्या है, भारत है। इसलिए जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये बात। फिर देखिए अपने अगले प्रश्न 14th नंबर,
तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? तो देखिए शंकरगढ़ का किला अर्थात मिर्जापुर से क्या हुआ है, लिया गया है। जो लाइन है ये खींची गई है, मिर्जापुर से शंकरगढ़ का किला है वहां से खींची गई है क्या, पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। फिर वहीं देखेंगे 15th नंबर प्रश्न, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट, अर्थात जो ग्रीनविच है, जो 0 डिग्री समय रेखा है, तो उससे भारत जो 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री मानक समय है, उस रेखा तक यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तक कितना घंटे का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का मानक समय का अंतर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए अगले प्रश्न को 16 नंबर, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटे। तो कैसे, भारत जो सबसे पूर्वी स्थान है और सबसे पश्चिमी जो स्थान है उन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है? तो 2 घंटे का। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पूर्वी स्थान है ये क्या, ये पश्चिमी ले लीजिए, पश्चिमी, ये क्या, पूर्वी। इसमें देखिए पश्चिमी में सबसे क्या है, सबसे पश्चिमी है गाहौर, गाहौर या गौहर बोलते हैं। और ये क्या है, किबिथु, किबिथु, ये सबसे पश्चिमी स्थान और ये सबसे पूर्वी स्थान, इन दोनों के स्थान से ले जाएंगे 2 घंटे का आपको अंतर मिलेगा। आप लोग याद रखेंगे। अब सबसे ये पश्चिमी और सबसे ये पूर्वी स्थान, ये दोनों है, अर्थात गाहौर जो है सबसे पश्चिमी स्थान है और किबिथु जो है सबसे पूर्वी स्थान। अर्थात गाहौर क्या है, किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। वहीं जो किबिथु है वो कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहीं से दोनों के समय का अंतर अर्थात मापा जाता है, कितने डिग्री का अंतर आ रहा है इन दोनों जगहों में, फिर समय में कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखेंगे इन दोनों स्थानों से, इन स्थानों में एक स्थान दूसरे स्थान के बीच का अंतर क्या होता है? 2 घंटे का समय है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देख लेते हैं वहीं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो 24 समय जोन। जैसे कि आपको पता है कि भारत में क्या है, सिर्फ एक ही समय जोन है, वह कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यही एक सिर्फ मानक समय रेखा है भारत में, जो कि पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो 24 समय जोन में बांटा गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए 18 नंबर, भारत में कुल कितने समय जोन है? तो केवल एक समय जोन। एक समय जोन कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखेंगे भारत में कितने समय जोन है? तो सिर्फ एक जब समय जोन है। वही 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, रूस में कुल कितने समय जोन है? तो 11 समय जोन है। याद रखेंगे सबसे अधिक समय जोन किसी देश में है, तो किस देश में है? तो रूस में है। कितने? 11 समय जोन है। फिर आइए अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर। अर्थात आपको पता है जो 0 डिग्री है इसको हम क्या कह दिए है? समय रेखा। तो इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या होगा? यह तिथि रेखा, अर्थात इस डेट लाइन। याद रखेंगे तिथि रेखा, डेट लाइन हो जाए क्या? 180 डिग्री। यहीं से अगर 180 डिग्री क्या होती है? तिथि। यहीं से तिथि का निर्धारण होता है, जबकि समय का निर्धारण क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर से क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। फिर आप अगले प्रश्न को देखेंगे 21 नंबर, पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है? तो बताएंगे आप लोग पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां करती है? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? घूर्णन गति व परिक्रमण गति, अर्थात घूमना, अर्थात वो अपने धुरी पे घूमती है और फिर परिक्रमा, अर्थात किसी ग्रह के परितः क्या, अर्थात सूर्य का चक्कर लगाती है चारों तरफ। तो याद रखेंगे पृथ्वी की 2 गतियां, कौन सा? घूर्णन व परिक्रणन। तो यह आप लोग याद रखेंगे। फिर आइए वहीं देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की दैनिक गति कौन सी है? घूर्णन गति, अर्थात जिसके घूमने से दिन रात होता है वो क्या होती है? दैनिक गति। ये दैनिक गति कौन सी होती है? घूर्णन। अर्थात पृथ्वी जो अपने स्थान पे रह के घूमती है वो क्या? घूर्णन गति है। तो इसी से क्या होता है? दैनिक गति, अर्थात दिन रात की होती है। तो याद रखेंगे। फिर देखिए 23 नंबर, पृथ्वी की वार्षिक गति कौन सी है? परिक्रमण गति, अर्थात
पृथ्वी जो किसी ग्रह के परितः जो चक्कर लगाती है एक वर्ष में, वो कौन सी गति है? वो परिक्रमण गति है। तो याद रखेंगे कि घूर्णन गति कौन सी है और परिक्रमण गति कौन सी है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये वार्षिक गति है परिक्रमण, जबकि दैनिक गति कौन सी है? घूर्णन गति है। फिर आप देखेंगे 24 नंबर, ऋतु परिवर्तन के लिए पृथ्वी की वार्षिक गति के अलावा कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, अर्थात जो पृथ्वी पे ऋतु का परिवर्तन, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सारे जितने ऋतु, शरद ऋतु परिवर्तन होता रहता है, इसका क्या कारण है आप लोग बताएंगे? वार्षिक गति तो होती है, उसके कारण तो होता ही है, उसके अलावा कौन से कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना, यह भी एक कारण है। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे झुकी हुई है। तो देखिए 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री। देखिए कैसे झुकी हुई है, हल्का से किस तरफ झुकी हुई है? तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा हल्का सा बेंड हुई है। तो इसी के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का ये भी एक कारण है। और ये देखिए सन यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे फोकस पड़ेगा तो क्या होगा? ये दिन होगा। यहाँ तक पड़ रहा है, देखिए सन का फोकस यहाँ तक पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ये दिन है। और इसके अपोजिट साइड सन का रिफ्लेक्शन अर्थात सन का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ क्या है? रात है। तो याद रखिए कि देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये घूमने का क्रम है। देखिए ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो जैसे जैसे ऐसे घूमेगी वैसे वैसे ये स्थान प्रकाश में आता जाएगा, और इधर का जो स्थान है फिर रात की तरफ, अंधेरे की तरफ चला जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि पृथ्वी की गति कैसी है और कितने अक्ष पर झुकी हुई है, और झुकी होने के कारण अर्थात गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो आई होप इस फिगर से आप लोग बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर आइए अपने अगले प्रश्न पे। देखिए 25 नंबर, पृथ्वी के किस भाग पर घूर्णन गति शून्य होती है? ध्रुवों पर। तो कैसे ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति शून्य होती है, आइए देखते हैं। ये देखिए अगर ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव है। सपोज करिए यह एक गोल, ये इस प्रकार है पृथ्वी, तो क्या अगर ये अपने स्थान पे घूमेगा तो ये वाला जगह तो बहुत घूमेगा, परंतु यह तो स्थिर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंड हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे ये दोनों नहीं घूम पाएगा, अर्थात वो अपने स्थान पे ऐसे घूम पाएगा। तो याद रखेंगे कि कहाँ पे? ध्रुव पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पृथ्वी के किस भाग पर घूर्णन गति शून्य होता है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी के किस भाग पर घूर्णन गति शून्य होता है, तो अर्थात एक ध्रुव पर, अर्थात ध्रुव कौन से? एक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव, दो ही ध्रुव है। कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुव पे पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात 0 होता है। फिर आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय को क्या कहा जाता है? तो सौर, अर्थात पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा जो की जाती है एक वर्ष में, उसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। अर्थात 365 और 360 दिन लीप ईयर में होता है, तो एक वर्ष में जो परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य की, तो उसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। अर्थात सौर्य की एक वर्ष में आपने परिक्रमा कर दी तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे। वहीं देखिए 27 नंबर, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अर्थात 366 दिन। तो याद रखेंगे ऐसे नॉर्मल दिन कितने होते हैं वर्ष में? नॉर्मल 365, और लीप वर्ष अर्थात हर चौथे लीप वर्ष होता है। क्या लीप वर्ष में क्या होता है? फेब्रुवरी क्या होता है? 29 डेज का हो जाता है। तो याद रखेंगे फरवरी क्या होता है? लीप वर्ष में 29 का होता है, जबकि ऐसे नॉर्मल वर्षों में क्या होता है? 28 डेज का फरवरी होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब? 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी सबसे नजदीक होगा। आइए फिगर में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये सन, ये अर्थ हो गया,
देखिए ये सबसे नजदीक की जो है, ये कौन है, 3 जनवरी हो जाएगा। क्या? 3 जनवरी, 3 जनवरी को अर्थात पेरी हेलियन याद होंगे। 3 जनवरी को क्या होता है, पेरी हेलियन होता है। वहीं इधर देखिए सन सबसे दूर रहेगा, सन और पृथ्वी की सबसे दूरी अधिक रहेगी, तो यह याद रखेंगे 3 जनवरी को ही सबसे नजदीक होता है। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर आएंगे इस फिगर को अच्छे से देखेंगे। तो याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब न्यूनतम होती है, तो 3 जनवरी को होती है। अभी आपने फिगर में देखा, आई होप ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 29 नंबर प्रश्न को, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, उपसौर या उपसौर। तो याद रखेंगे 3 जनवरी जो सबसे नजदीक होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होता है, जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होगा तो उसकी दूरी क्या होगी, सबसे नजदीक होगी। तो इससे क्या होगा, इस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर, अर्थात उपसौर ही को कहते हैं। जैसे याद रखना हो आपको उपसौर को, तो आप ये भी सोच सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को उपहार देंगे तो क्या होगा, आपसे और जुड़ा रखेगा और भी आपसे नजदीक आएगा, तो क्या होगा, उपसौर। उपसौर को इस चीज से याद रखेंगे, इसी दिन उपसौर के नाम आएगा, तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी की दूरी, बीच की जो दूरी होगी वो सबसे नजदीक होगी। तो आप उपसौर से याद रखेंगे, उपसौर मीन्स उपहार, अर्थात आपको कोई व्यक्ति उपहार देगा तो आप उसके पास जाएंगे, तो आपसे नजदीकियां बढ़ेगी, तो क्या होगा, उपसौर होगा। और ये किस दिन होगा, 3 जनवरी को होगा, सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होंगे। फिर देखिए 30 नंबर प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब अधिकतम होती है, तो 4 जुलाई को, अर्थात 4 जुलाई के जो दिन होता है उसी दिन को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे 3 जुलाई को सबसे नजदीक सूर्य और पृथ्वी की दूरी, वहीं 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। फिर देखिए 21 नंबर प्रश्न, सॉरी बच्चों 31, ये देखिए उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे दूर मतलब सबसे अधिक होती है, तो क्या होगा, उपसौर अर्थात अपसौर होता है। याद रखेंगे अपसौरी क्या, अपसौर अर्थात अपहेलियन जो होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इसलिए अर्थात 4 जुलाई को। फिर देखिए इस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा एकदम कंफर्म। ये देखिए ये पेरिहेलियन अर्थात उपसौर, ये क्या होगा, अपसौर, ये क्या होगा, 4 जुलाई। देखिए यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम, यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस मिनिमम। तो याद रखेंगे कि जो 3 जनवरी का दिन होगा, इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगी, वहीं जो 4 जुलाई का दिन होगा उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को अपमानित करते हैं, अब उसका उपहार उड़ाते हैं, तो क्या व्यक्ति आपसे दोबारा मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका उपहास करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, तो आपसे दूर ही रहने की कोशिश करेगा। तो आप लोग याद करेंगे, तो जब भी अपसौर आएगा तो आप लोग याद रखेंगे अपसौर के दिन क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, अर्थात किसी व्यक्ति का अपमान करेंगे तो आपसे दूर जाएगा, यानी कि आपके और उसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वहीं जो 3 जनवरी का होता है उपसौर, अगर आप किसी व्यक्ति को उपहार देंगे तो वो भी आपसे बहुत ही नजदीक आता जाएगा, अर्थात इस दिन 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। ताइयो उपसौर और अपसौर दोनों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, सूर्य के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा। अर्थात सूर्य के जो केंद्र से एक रेखा गुजरती है काल्पनिक, उसको क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर आप देखते हैं यही 33 नंबर प्रश्न में, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा को क्या कहते हैं, संक्रांति। तो याद रखेंगे कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जब जाती है तो उसको क्या होता है, उत्तर की तरफ जाएगी तो उत्तरायण, वहीं अगर सूर्य का दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है तो इसको दक्षिणायन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे।
फिर आप देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, सूर्य किस दिन कर्क रेखा यानी उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है, अर्थात 21 जून, अर्थात जो कर्क रेखा है हमारा 23.5 डिग्री, तो क्या 21 जून को सूर्य का तो उस पर लंबवत, अर्थात लंबवत उस पर किरणें पड़ती है उस दिन, किस दिन, तो 21 जून को। वहीं आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं, तो कर्क संक्रांति। अभी आपने देखा कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति क्या होती है, संक्रांति होती है। वहीं देखिए अगर 21 जून कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो क्या होगा, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, तो उस पर लंबवत पड़ती है तो क्या होगा, कर्क संक्रांति हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में है तो संक्रांति, और कर्क रेखा पे पड़ रही है तो यानी कि कर्क संक्रांति हो गई। फिर आप देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, सूर्य किस दिन मकर रेखा यानी दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है, तो 22 दिसंबर का, अर्थात जब सूर्य क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में इंटर करता है और मकर रेखा पे किस दिन लंबवत उसकी किरणें पड़ती है, तो 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर, सॉरी बच्चों, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें क्या करती है, लंबवत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बोल देंगे। और ये किस दिन होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, यही क्वेश्चन ऐड हुआ है, सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं, तो मकर संक्रांति। बच्चों 22 दिसंबर को ही कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो हम मकर संक्रांति कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कर्क संक्रांति कब और मकर संक्रांति कब। अर्थात ये याद रखें, सिर्फ अगर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो कर्क संक्रांति, वहीं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है अर्थात सीधे पड़ती है तो मकर संक्रांति। दैट्स इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। यही देते हैं 38 नंबर प्रश्न, सूर्य किस दिन विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है, 22 सितंबर व 21 मार्च, अर्थात ये दो ऐसे दिन है जिस दिन सूर्य की किरणें लंबवत किस पे पड़ते हैं, 0 डिग्री, अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इन विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों सेम है, तो याद रखें इसी दिन 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है, 22 सितंबर व 21 मार्च को क्या सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है। तो याद रखें जैसे सूर्य की किरणें, एक बार उत्तरायण होता है, सपोज कि एक बार उत्तर की तरफ बढ़ रहा है तो 0 डिग्री से अगर दक्षिण में है तो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, 0 डिग्री से होके जाएगा। फिर अगर उत्तर से दक्षिण में आ रहा है तो फिर तो 0 डिग्री से होके ही आएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो क्या 0 डिग्री से 2 बार गुजरेगा, तो एक बार 22 सितंबर को एक बार 21 मार्च को। तो क्या होता है 0 डिग्री से लंबवत कब सूर्य किरणें पड़ती है, 2 बार पड़ती है, 22 सितंबर व 21 मार्च को। फिर आप अगले प्रश्न को देखेंगे तो 39 नंबर है, किस दिन को शरद विषु कहा जाता है, तो 23 सितंबर को। याद रखें शरद ऑटोमोनल क्या इक्विनॉक्स, तो ये किस दिन होता है, तो 23 सितंबर को शरद विषु होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर आप आज के लास्ट प्रश्न को देखेंगे, किस दिन को वसंत विषु कहा जाता है, तो 21 मार्च को, अर्थात 21 मार्च का ही वो दिन है जिस दिन क्या कहा जाता है, तो वसंत विषु अर्थात वर्मल इक्विनॉक्स। तो याद रखिए वर्मल इक्विनॉक्स किस दिन को कहा जाता है, तो 21 मार्च के दिन को वर्मल इक्विनॉक्स कहा जाता है। आइयो ये आप लोग समझ गए होंगे। आज का हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, फिर अगले दिन मिलेंगे तो आगे के प्रश्न को हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, और आप लोग इतना ध्यान में रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें और आगे के चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। और हमारी क्लासेस 100+ किसकी ARO के लिए जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग जरूर करें, क्योंकि वो बेहद ही आपके लिए लाभदायक है। हमें नहीं लगता कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आता होगा GS से। तो आई होप आप लोग जाके पढ़ें, बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। आशीष सर क्लास ले रहे हैं, इसमें मनीष सर की क्लास है थोड़ी दिन को रुकी गई है क्योंकि ARO का एग्जाम नज़दीक है। तो ये कोशिश है कि आपको 100+ टॉपिक 1 by 1 करके मिलता रहे और आप लोग अपने पढ़ाई को एक ज़बरदस्त मजबूत स्थिति में आपको पाया जाए। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों पे वर्क कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।